अब जैसे इससे रिलेटेड छोटी छोटी जैसे बातें करें अपन, बातों में जैसे मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र है ना। अब ये चित्र वाले यूं मान लीजिए न्यूमेरिकल भी आ रहे हैं और जैसे भी आप समझना चाहो, है ना, मैं उनको समझा देता हूं यहां। अब सब ये एक सीन है, इसमें मैं एक धातु की चादर के कुछ स्थितियां दिखाना चाहता हूं। यह धातु की चादर की स्थिति नंबर 1, यह धातु की चादर की स्थिति नंबर 2, ये धातु की चादर की स्थिति नंबर 3, ये धातु की चादर की स्थिति नंबर 4, ये धातु की चादर की स्थिति नंबर 5 और ये धातु की चादर की स्थिति नंबर 6 है ना। अब बात को समझो, अब भंवर धारा पर आधारित सवाल हाथ के हाथ ले रहे हैं। ये कह रहा है साहब चादर इस तरह से गिर रही, चुंबकीय क्षेत्र मैंने दिखाई है तल के लंबवत अंदर की तरफ। अब ये कह रहा है कि क्या धातु की चादर जो स्वतंत्रता पूर्वक गिराई गई है वह गुरुत्वीय त्वरण G से ही गिरेगी या गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी होगी। तो कहां कमी होगी, 1 2 3 4 5 6 इनमें बताइए, और कहां G से गिरेगी। अब मैं आपको समझाता हूं, देखो इससे ये सब समझ में आएंगी बातें ना। देखो सर, आप पहले फिगर की बात करो, ये चुंबकीय क्षेत्र के बाहर है, यानी यहां पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो फ्लक्स में परिवर्तन संभव ही नहीं। फ्लक्स फाई भी 0 होगा, B बराबर 0 तो फाई बराबर 0। तो यहां तो ये चादर गुरुत्वीय त्वरण से गिरेगी। चलो सब, अब सीन नंबर 2 पे आओ आप। पहली बात समझिए, सीन नंबर 2 में ये चादर चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। अब जब ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है तो चादर से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। सॉरी, भंवर धारा उत्पन्न होगी। देखो मेरे को भी प्रेरित धारा बोलना है, भंवर धारा उत्पन्न होगी। और हम जानते हैं भंवर धारा उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उसकी उत्पत्ति लेंज के अनुसार। तो स्वाभाविक है चादर से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि हो रही है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, ये उसका विरोध करेगी। यानी अब यहां त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से कम होगा क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने का विरोध करेगी। तो अब यहां त्वरण का मान गुरुत्वीय त्वरण G से कम हो जाएगा। 3 4 3 और 4 को देखो आप, चुंबकीय क्षेत्र है। ये अधिकांश जने नहीं समझ पाते, यहां पर भी नियत है। 3 और 4 में कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का परिवर्तन? 3 पूरी तरह से चुंबकीय क्षेत्र में, 4 पूरी तरह से चुंबकीय क्षेत्र में। तो 3 और 4 में तो B कांस्टेंट हो गया ना। B कांस्टेंट हो गया, क्षेत्रफल चेंज हो नहीं रहा, तो फाई भी कांस्टेंट हो गया ना भाई। और फाई कांस्टेंट हो गया यानी कोई फ्लक्स में परिवर्तन है ही नहीं, तो यहां पर भंवर धारा भी नहीं होगी। यानी इन दोनों स्थितियों में इसका त्वरण वापस किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि अब कोई धारा नहीं है, भंवर धारा 0 है ना। इस समय भंवर धारा नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं। फ्लक्स में परिवर्तन 3 और 4 चुंबकीय क्षेत्र में है, पर चुंबकीय क्षेत्र तो कांस्टेंट है ना, क्षेत्रफल भी कांस्टेंट है, थीटा भी कांस्टेंट है, तो स्वाभाविक है यह नहीं। अब आ जाओ सब फिगर नंबर 5 पे। अब ये चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल रही है। जब ये चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल रही है तो स्वाभाविक है
अब इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कमी होगी, है ना। और जब चुंबकीय फ्लक्स में कमी होगी तो पिंड में या पिंड के संपूर्ण आयतन में भंवर धारा उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि अब फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है और भंवर धारा उसी कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उसकी उत्पत्ति हुई। तो अब ये भार यानी चुंबकीय क्षेत्र में कमी का विरोध करेगी, यानी ये तो ऊपर जाना चाहती है, यानी वापस इसका त्वरण गुरुत्वीय त्वरण g से कम हो जाएगा। तो इस सिचुएशन नंबर 2 और सिचुएशन नंबर 5 में गुरुत्वीय त्वरण या गिरने का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से कम होगा। 6 पे आए सब। 6 पे नंबर 1 की तरह ये चुंबकीय क्षेत्र से बाहर आ चुकी। जब b बराबर 0 तो स्वाभाविक है फाई बराबर 0, यानी अब वापस त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर। तो ये देखो से एक विस्तार है, समझाने का एक तरीका है गजब का, ठीक है। चित्र वाला क्वेश्चन था ये, इसको एक तरफ रख लें, है ना। ओढ़ लें चित्र वाले क्वेश्चन में जैसे मान लो ये धातु का कोई घेरा है ना, ये एक मैग्नेट है, सब भंवर धारा वाले ले रहे हैं ना, एंड एस, यहां पर आंख है, ठीक है। ये सब दो सिचुएशन हो सकती है, अलग अलग पेन से मैं आपको दो सिचुएशन को दिखाता हूं, है ना। बड़े विवेकपूर्ण तरीके से देखिए। एक सिचुएशन में तो ये पूछा जा सकता है कि जब आप चुंबक इस वृत्ताकार घेरे के पास ला रहे हो तो देखने पर या देखने वाले को चुंबक के या घेरे के तल पर कौन सा ध्रुव दिखाई देगा या कौन सा ध्रुव दिखना चाहिए, है ना। दिख कर बनता तो है नहीं ध्रुव, कैसा ध्रुव बनेगा, है ना, जो आंख से दिखे। तो देखो साहब, आप एन ला रहे हो, स्वाभाविक के धातु का छल्ला है तो भंवर धारा पैदा होगी, है ना। ये उस कारण का विरोध करेगा जिससे स्वयं इसकी उत्पत्ति हुई है। तो चुंबक को पास लाने से इसकी उत्पत्ति हुई है तो ये पास लाने का विरोध करेगा, यानी सामने की ओर, सामने की ओर क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। नॉर्थ के सामने नॉर्थ, विरोध कर दिया सब। अब क्योंकि ये यूं नहीं पूछ रहा, ये यूं पूछा पीछे आंख को क्या दिखेगा, तो इधर से अगर एन दिख रहा है तो उधर, जैसे इधर वाले को अगर ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है धारा की दिशा, है ना, तो उधर वाले को क्या दिखेगी, क्लॉकवाइज। तो इस समय आंख को जो दिखेगा वो आंसर क्या होगा साहब, कौन सा पोल होगा, एस, आंख को जो दिखेगा। इसी का ये भी सीन हो सकता है कि साहब, है ना, वो का वही चित्र लेकिन पूछने का तरीका डिफरेंट, एन और एस वही आंख, है ना। ऐसा मैं आपको ये इसलिए करा रहा हूं, एकेडमिक में भी आते हैं ये क्वेश्चन और कंपटीशन में भी, इसलिए आपको वहां पे बड़ा विवेकपूर्ण तरीके से देखना होता है ना। और आंख पे विशेष रूप से ध्यान, अभी जैसे मान लो इससे अपने को तो एन दिख रहा है, अपन कहते हैं एन दिखेगा, अरे भाई आंख तो पीछे है ना, अब इधर से ही देखते भाई, अगर इधर से ही देख रहे होते तो एन नहीं दिखता भाई। देखने वाला तो ये भी हो सकता है, तो ये देखेगा तो इसको तो एन दिखेगा पर उस वाले को तो एस दिखेगा ना। तो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, वो संभावना भी हो सकती है कि इधर वाले से ही आपसे पूछ ले आपको क्या दिखेगा, तो आप तो चुंबक लाने वाले हो ना, तो जो चुंबक लाने वाला है तो उसको तो वही दिखेगा जो उसकी तरफ है, तो इधर वाले को तो एन दिखेगा, पीछे वाले भी एस। अब साहब इसी सवाल का वर्जन है ये, मान लो आप एन को दूर लेके जा रहे हो, अब छल्ले से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कमी होगी, वो कमी का विरोध कर देगा, मतलब चुंबक को दूर नहीं जाने देगा। चुंबक को दूर नहीं जाने देगा तो वो अपने तल पर क्या बना लेगा, वो अपने तल पर एस बना लेगा। यानी अब देखो धारा
तो अब क्लॉकवाइज हो जाएगी, है ना। आप चुंबक को खींच के पीछे ले जा रहे हो, लेकिन आंख को क्या दिखेगा? तो अभी आपको समझाया था कि आप इधर से देख लो, उधर से तो आपको क्या दिखेगा? उधर से तो आपको एन दिखेगा, ठीक है ना, आंख की तरफ। तो ये भी एक चित्र वाला सवाल है कि सब आंख को इस स्थिति में क्या दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो ट्रेन है, या यूं कह दें अपन, ट्रेन भी बहुत अच्छा उदाहरण है ना। ट्रेन है, या यूं कह दें ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले ट्रक है। इनमें एक चेन घिसटती हुई चलती है। पहले ज्वलनशील पदार्थ, एक सिंगल बात कर लें, दो बातें करेंगे तो फिर चक्कर पड़ जाएगा, है ना। तो पहले अपन ट्रक की बात कर लें। ज्वलनशील पदार्थ जैसे गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, ये ले जाने वाले ट्रक होते हैं। इन ट्रकों से एक चेन लटकी हुई पृथ्वी पर घिसटती हुई चलती है। क्यों? देखो साहब, ट्रक है, लोहे का है, पृथ्वी चुंबक है इसी, उसके धरातल पर BH है, क्षैतिज घटक है। तो जब भी कोई ट्रक चलेगी या धातु की चीज चलेगी तो स्वाभाविक रूप से फ्लक्स में परिवर्तन के कारण भंवर धारा उत्पन्न होगी। और अपन जानते हैं भंवर धारा ऊष्मा पैदा कर सकती है, ऊष्मा पैदा कर सकती है, ज्वलनशील पदार्थ जल उठ सकता है ना। तो स्वाभाविक है हम एक चेन को अर्थिंग करके रखते हैं। ये हमने धारा विद्युत की में पढ़ा था कि अर्थ धारा का अच्छा अवशोषक है। यूं कह दो दोनों के बीच में जबरदस्त प्रेम है। अर्थ धारा को कंप्लीट ड्रिंक करना चाहती, कंप्लीट। तो स्वाभाविक है अगर भंवर धारा उत्पन्न भी हो तो अर्थ से घिसटती हुई चेन जो अर्थ के संपर्क, तो किस में चली जाएगी? अर्थ में चली जाएगी, आप सेफ होगी। अब ट्रेन की बात कर लें। ट्रेन तो एक लंबा चौड़ा चालक है, धातु का पिंड है, लोहे की है पूरी। ट्रेन में भी जब चलेगी तो BH या B वर्टिकल कटेगा ही सही, पृथ्वी के चुंबकीय घटक कटेंगे। वो क्षैतिज घटक भी हो सकता है, ऊर्ध्व घटक भी हो सकता है। जो भी बल रेखाओं को काटेगा उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो स्वाभाविक है सर्किट होगा तो प्रेरित धारा पैदा होगी, और पिंड होगा तो भंवर धारा पैदा होगी, है ना। भंवर धारा ऊष्मा पैदा करके दिक्कत पैदा कर सकती है ना। तो सब इसीलिए ट्रेन की जो पटरी होती है वो हर कुछ दूरी पर अर्थिंग रहती है, ताकि कुछ ऐसी संभावना भी बने तो संभावना को ही समाप्त कर दिया जाता है ना। ऐसे सब बहुत सारी चीजें हैं। देखो विचारों पे चलता है काम। अब जैसे एक लोहे का पाइप है ना, इसमें आप चुंबक गिरा रहे हो, है ना। क्या होगा सब? तो चुंबक गिरेगा, ये नीचे की तरफ आप ला रहे हो। स्वाभाविक लोहे का पाइप है, धातु है तो वहां भंवर धाराओं की बात करनी होती है ना। और सर्किट होता है तो प्रेरित धारा की बात करनी होती है। तो जैसे मैग्नेट लाओगे तो फ्लक्स में परिवर्तन के कारण भंवर धारा उत्पन्न होगी, और भंवर धारा की दिशा इस प्रकार होगी जो स्वयं की उत्पत्ति का विरोध करे, यानी n के सामने n बन जाएगा। तो स्वाभाविक है गुरुत्वीय त्वरण का मान, चुंबक के त्वरण जो गिरने का त्वरण है उसका मान गुरुत्वीय त्वरण से कम होगा, क्योंकि जब तक वो चलती रहेगी पाइप के अंदर तब तक उसका कंटिन्यू विरोध करती रहेगी भंवर धारा। कौन सा ध्रुव बनाकर? उत्तरी ध्रुव बनाकर, क्योंकि भंवर धारा उसी कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उसकी उत्पत्ति हुई। तो ये भी एक क्वेश्चन है। इससे सब
बस इसी में बता रहा हूँ ना, छोटे छोटे आपको समझा रहा हूँ बिल्कुल कंफर्टेबली। नेक्स्ट है, अभी जैसे आपने घर पे देखा होगा, या उसको अभी रोक दें अपन, ऐसे देख लो आप कि जैसे चिड़िया वगैरह या पक्षी वगैरह तार पर बैठते हैं, सिंगल वायर पे बैठते हैं। कभी कभार आपने देखा होगा जैसे या तो लाइट जाए या लाइट आए। लाइट जा ही रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आ ही रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो पक्षी उस समय बैठा हो जब लाइट नहीं थी, और उसके बैठे रहते समय लाइट आ गई हो, या पक्षी जब बैठा उस समय लाइट चली गई हो, तो इन दो समय विशेष रूप से आप देखना या ध्यान देना है ना। इन दो समय क्या होता है, एकदम पक्षी उड़ जाता है। पक्षी चालक है, धातु का पिंड है, चालक है मतलब पिंड है जिसमें भंवर धारा पैदा होगी। तो स्वाभाविक है, जैसे मान लीजिए बंद धारा वाले तार पर पक्षी बैठा, अब अचानक धारा आई यानी लाइट आई, तो एकदम उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। मास भी चालक का ही काम करता है। जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसकी बॉडी में भंवर धारा उत्पन्न होती है। ये भंवर धारा परस्पर पंखों को प्रतिकर्षित करती है, इससे एकदम ये पक्षी क्षण भर के लिए उड़ के वापस बैठ जाता है। लेकिन ऐसा अक्सर होता है। अब देखो यूं मत के, आप यूं मत के ना कि नहीं साहब ऐसे तो नहीं हो रहा, हमने देखा नहीं हो रहा। तो आप एक चीज को समझा भी करें, अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं या बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो साहब हम जब चीजों को बरसों तक करते रहते हैं तो वो हमारी आदत में आ जाते हैं, है ना। तो ऐसा न समझें आप यूं कल उठा के मेरे से कह दें कि सर हमने तो देखा ही नहीं है ऐसा होते हुए, तो नहीं होता होगा। क्योंकि क्या होता है, आपके अंदर ही बुद्धि थोड़ी है, बुद्धि तो पक्षियों के अंदर भी है। तो ऐसा होते होते वो भी अभ्यस्त हो जाते हैं। हमने भी देखा ना, हमारे साथ कई चीजें होती हैं, तो हम भी एक स्थिति के बाद क्या हो जाता है कि कई डेंजर चीजों से अभ्यस्त हो चुके होते हैं, है ना। अब वो नए कोई नया नया अगर वो करेगा तो नए नए के लिए तो एकदम वो अजीबोगरीब लगेगा, है ना। लेकिन अभी तो मान लो कोई कड़वी दवाई होती है कई सारी, तो जो प्रोज ही पी रहा है फिर उसके लिए वो उसकी कड़वाहट खत्म हो जाती है। तो कहने का मतलब मेरा ये है सीधा सीधा कि पक्षियों में ऐसा होता है कि वह लाइट गए हुए तार में एकदम आने पर उड़ते हैं, और जैसे लाइट आए हुए तार में एकदम लाइट जाने से वो उड़ते हैं, ऐसा होता है, ये सत्य है। लेकिन अब ये है कि आप मेरे को कोई उदाहरण बता दें हमारी तब तो ऐसा नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि पक्षी भी इस चीज को सहन करने की क्षमता बना चुके होंगे। इतना संघर्ष के बाद उनके भी अंदर ये चीजें विकसित हो गई, ऐसा डार्विन कहते हैं, मैंने तो यही सुना है। तो कहने का मतलब ये मैं कह रहा हूँ, वो जरूरी भी नहीं है कि ऐसा हमेशा ही हो, है ना। तो कहने का मतलब आप कई सारी सिचुएशन देखेंगे, एक बार मैं कंसीडर कर लूंगा, है ना। मैंने वैसे जैसे मुझे जहां तक ध्यान आई मैंने सुना तो दिया आपको, फिर भी अब देखो साहब इनका बड़ा विस्तार है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं वैसे तो ये मैंने आपको लूप वाला बता ही दिया, है ना, ये वाले बता ही दिए, इसमें जो थे चादर वाला मैंने समझा ही दिया आपको, ये भी था इसमें, है ना। एक धातु का टुकड़ा तथा एक अधातु का टुकड़ा एक ही ऊंचाई से पृथ्वी तल के समीप छोड़े गए, कौन सा पृथ्वी तल पर पहले पहुंचेगा? अधातु का पहुंचेगा साहब। धातु के टुकड़े से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण भंवर धारा पैदा हो जाएगी, और भंवर धारा उसी कारण का विरोध करेगी जिससे उसकी उत्पत्ति मतलब गिरने का विरोध करेगी। तो सब धातु का टुकड़ा और अधातु के टुकड़े में अधातु का टुकड़ा पहले गिरेगा, धातु का भंवर धारा के कारण बाद में गिरेगा, है ना। कम त्वरण है वो मैंने दिखाई दिया आपको, ये त्वरण कम हो जाता है। यहाँ पे भी आपने बहुत विस्तार में देख लिया, ये भी बता ही दिया मैंने आपको। एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर एक समान चाल से जा रही है, क्या उसकी धुरी के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा? यस होगा।
क्योंकि वह उत्तर से दक्षिण जाए तो बी वर्टिकल को काटेगी, दूरी का मतलब दोनों पहियों को मिलाने वाली एक्सल, तो स्वाभाविक है बी वर्टिकल को काटेगी और बी वर्टिकल को काटेगी, तो जो हर वो कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित करते हैं जिससे बल रेखाएं कटें। ये बताई दिया मैंने। उच्च वोल्टेज पर धारा ले जाने वाले तार में धारा चालू करते ही तार पर बैठी चिड़िया उड़ जाती है। यह भी यही बता रहा है, धारा चालू करने पर तार पर बैठी चिड़िया के शरीर में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, वो प्रेरित धारा भंवर धारा जो है ना, उसके दोनों पंख विपरीत धाराओं के कारण परस्पर प्रतिकर्षित होकर फैल जाते हैं और चिड़िया उड़ जाती है। तो इससे काफी सारे सवाल हैं। आज इतना ही अपन इस पर विराम देते हैं, फिर जो और क्वेश्चन होंगे वो अब लेते रहेंगे। अभी चैप्टर तो एंड हुआ नहीं है ना। तो बच्चों आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा जो एकेडमिक यानी आपके 12वीं के पेपर में पूछा ही जाता है। तो थैंक यू वेरी मच।